नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गौड्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। लेते हैं अथ कृदंत प्रकरण। और कृदंत प्रकरण में भी हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा कृत्य प्रकरण, कृत्य प्रक्रिया। हालांकि लगभग 2 महीने हो गए हैं मुझे इसको पकड़े हुए और इस पर कार्य किए हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेरी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, किंतु कोई बात नहीं, आपको फिर भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम कृदंत प्रकरण का आज शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्न बनता है भाई कि जो चीज़ हमने छोड़ी है, अर्थात जिन जिन प्रकरणों को पढ़ा शुरुआत करके और उनको मैं बीच में ही मध्य में ही छोड़ दिया हूँ, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, वो प्रकरण छूटे नहीं हैं, उन प्रकरणों को भी आगे धीरे धीरे कवर किया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा। जैसे संज्ञा प्रकरण इत्यादि को मैं जब शुरू किया था, तो उस समय मैं कुछ सूत्रों को पढ़ा करके और स्टॉप कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने जो सुप इत्यादि प्रत्यय हैं इन सब को पढ़ाया था। किंतु टेंशन या चिंता की कोई विषय नहीं है, चिंता का कोई बात नहीं है। मैं आज इसको प्रारंभ कर रहा हूँ, और इसके प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यह है, मुख्य प्रयोजन यह है कि मेरे जितने भी साथी हैं जो 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इस समय, संस्कृत ऑनर्स की जिनकी कक्षाएं हो रही हैं, वे सभी कृदंत प्रकरणों को अच्छी तरह से जान लें। हालांकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने अपने आचार्यों से सुन लिया है, उतना मैं आ करके यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और इसमें यदि कोई गड़बड़ी होती है तो मुझे भी बालक समझ करके या नवा समझ करके क्षमा करिएगा। और अपनी बुद्धि अनुसार या अपने अनुसार जो भी मुझ में सुधार हो सकता है, उसके लिए आप अपनी टिप्पणी नीचे वीडियो के नीचे दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार होगा। कृत्य प्रक्रिया प्रकरण में हमने जैसे जैसे हम सूत्रों को पढ़ते आए हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से हम पीछे सूत्रों को पढ़ते आए हैं, जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र हैं या मेरे साथ पढ़ने वाले साथी हैं, उन सबको पता होगा कि हम किस प्रकार से सूत्रों को पढ़ते आए हैं, याद करते आए हैं और उनके प्रयोगों को देखते आए हैं, सूत्र सिद्धि करते आए हैं या रूप सिद्धि करते आए हैं। तो जैसे कि हम सूत्र लिखते हैं, फिर सूत्र के बारे में समझते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं, अन्वय इत्यादि को जानते हैं, और तत्पश्चात कुछ 4-5 सूत्रों के पश्चात कुछ रूपों को लेते हैं और उसके रूप को सिद्ध करते हैं उनके क्रियाओं के या उनके मूल धातु के आधार पर। इसमें जो पहला हमारा सूत्र है, पहला हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी का तो नहीं है, किंतु कृत्य प्रक्रिया प्रकरण का जरूर है। तो पहला हमारा सूत्र है जो महत्वपूर्ण है और जिसका यूं कहिए कि यह अधिकार सूत्र है। पहला सूत्र है वो अधिकार सूत्र है, और उसका अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, धातोः। यदि आप मिलान कर रहे होंगे तो आपको अवश्य यह स्पष्ट हो जाएगा, धातोः। ठीक है। हालांकि जितना मुझे याद है यह 766 इसका क्रमांक हो सकता है शायद। तो धातोः, लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहा हूँ। धातोः जो है वह एक अधिकार सूत्र है। ठीक है, अधिकार सूत्र, इसे आप ऐसे अधिकार सूत्रम करके लिख सकते हैं। ठीक है। धातोः यह तृतीय अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय प्रथम पाद और 91वां सूत्र है। ठीक है, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ भाई। तो जो अष्टाध्यायी है, हम लोग जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। किंतु उस लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हमारे सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी से लिए गए हैं, है ना। उन्हीं अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या यहाँ पर करी जा रही है। तो अष्टाध्यायी को महर्षि पाणिनि जी ने लिखा है और लघु सिद्धांत कौमुदी को आचार्य श्री वरदराज जी ने लिखा है। तो धातोः जो है वो अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय प्रथम पाद और 91वां सूत्र है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा था तो उसी में मैंने इन सब चीज़ों की पहले ही व्याख्या कर दी थी कि आखिर ये चीज़ क्या है और इनका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर पुनः उसकी व्याख्या करना तर्कसंगत नहीं है। आप उन्हें पुनः शुरुआत के कुछ वीडियो देख करके इनके बारे में समझ सकते हैं, यदि आप प्रथम बार आए हैं तो।
करते हैं। धातो हमारा तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है, अधिकार सूत्र है यह। इसमें आप लिख सकते हैं कि यह एक अधिकार सूत्र है जिसका अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जाता है। अब इसका अन्वय करें तो, अन्वय बोले तो पदच्छेद, ठीक है, आप इसको पद विच्छेद या पदच्छेद लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पदच्छेद, ठीक है ना। तो धातों का पदच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा धातों ही मिलेगा, इसमें एक ही पद है, धातों षष्ठी एकवचन, ठीक है ना। तो धातों जो है वो अपने साथ एक और चीज लाता है, सॉरी पंचमी है ये, क्षमा करिएगा, यह पंचमी है, पंचमी एकवचन है। तो धातों अपने साथ कुछ पीछे से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि प्रत्येक सूत्र या यूं कहिए कि कोई भी सूत्र अपने अनुवर्ती पूर्ववर्ती जो सूत्र होते हैं उनसे कुछ न कुछ शब्दों को या कुछ न कुछ पदों को ग्रहण करता है, उसको अनुवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो अनुवृत्ति इसमें भी होगी। तो इसमें अनुवृत्ति है क्या भाई, आखिर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। तो मैं बताता हूं, प्रत्यय और परश्च की अनुवृत्ति होती है, प्रत्यय और परश्च, ठीक है, प्रत्यय और परश्च से, प्रत्यय से प्रत्ययाह और परश्च से पराह, ठीक है। यह सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आप पहली बार सूत्र सिद्धि या रूप सिद्धि का प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे थे, प्रारंभ करने जा रहे थे, तो उसी समय प्रत्यय और परश्च का भी अर्थ समझाया गया था। और इसका जो इन दोनों का, ये दोनों भी अधिकार सूत्र हैं, इनका अधिकार तृतीय अध्याय तक जाता है जिस प्रकार से इसका जाता है। तो यहां से हमारा अर्थ बन जाता है इसका, यहां से हमारा अर्थ बन जाता है कि यहां से लेकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वे सभी धातु से परे हों, ठीक है। कैसे मैंने जान लिया, तो प्रत्यय का अर्थ हो गया कि यहां से लेकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, ठीक है, धातुओं से हो गया धातु से, ठीक है, और पराह का हो गया परे हों, ठीक है ना। तो आपको इसको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, जब आप धीरे धीरे एक एक शब्दों को लेकर के चलेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप इसको पहला लगा सकते हैं, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और अब जाके आप समझ पाएंगे। तो यहां से मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं अर्थ इसका, कि यहां से लेकर, अब मैं यहां से लेकर क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं धातु, वो कुछ ना कुछ शुरुआत होगा। धातु का कहने का मतलब यही है कि यहां से शुरू हो रहा है, और तृतीय अध्याय की समाप्ति तक कहां से आया, तो प्रत्यय से आया, ठीक है। तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, यहां से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे गए हैं, ठीक है, जो प्रत्यय कहे गए हैं वे धातु से परे हूं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, धातु से परे हूं। परे का मतलब होता है बाद में, ठीक है, पराह का मतलब हो गया कि बाद में हूं। जैसे कि यदि कोई धातु है, पहले हम पढ़ चुके हैं भू इत्यादियों को, तो भू के बाद, भू से परे कहने का मतलब यह है कि भू के बाद आएगा, बोले तो यहां पर आएगा, ठीक है ना। अब जो भी धातु हो, धातु कह दिया तो कौन सा धातु भाई आएगा, तो यहां से जितने भी सूत्र हम पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ धातु या प्रत्यय बताए जाएंगे। उन प्रत्ययों को भू के पश्चात, जो धातु हमें प्राप्त हैं उन धातुओं के पश्चात रखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम भू में भू के बाद जिन प्रत्ययों को रखते थे, ठीक है, जैसे कि सुप, इन सब प्रत्ययों को रखते थे, या तिंग प्रत्ययों को रखते थे, ठीक है। तो उन सब को रख करके हम यहाँ पर इनके पश्चात रखते थे और रख करके कुछ न कुछ क्रिया करते थे जिससे हमारा रूप सिद्ध हो जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सूत्र। अब हम जानते हैं कि इसके पश्चात एक सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सूत्र था कृत तद्धित समासश्च, ठीक है। इस सूत्र से हम जितने भी कृत या तद्धित प्रत्यय थे उन सब का प्रातिपदिक संज्ञा करते थे, उन सब की प्रातिपदिक संज्ञा करते थे। आपको यदि स्मरण हो
तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात ही हम कोई अन्य क्रिया करते थे। बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो यहाँ भी वही मुख्य रहेगा कि पहले हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, अर्थात किसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, तो जितने भी प्रत्यय हैं या जितने भी हमारे शब्द मिलेंगे, भू इत्यादि मिलेंगे, तो इन सब की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और उसके पश्चात हम क्रियाओं को प्रारंभ करेंगे। तो धातोः, यहाँ से पढ़िए, प्रत्ययः धातोः परश्च, प्रत्ययाः धातोः पराः। यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे गए हैं वे धातु से परे हो। अब इसका आप सामान्य अर्थ याद रख सकते हैं, और जितना आप सामान्य अर्थ याद रखेंगे उतना ही आपको प्रयोग करने में आसानी होगी। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर क्यों आसानी होगी। तो चलिए फिर आगे अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा, वह एक परिभाषा सूत्र है। अगला सूत्र परिभाषा सूत्र है। यदि आप नोट कर लिए तो ठीक है, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो जो हम अगला सूत्र पढ़ रहे हैं वे परिभाषा सूत्र है। सूत्र आप लोगों को पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और वे कैसे, उनका नाम क्यों रखा गया है, या यूं कहिए कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उनको मैं पहले ही संज्ञा जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको बताया था। तो आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। जैसे कुछ सूत्र थे, निषेध सूत्र, ठीक है, अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र, इन सब सूत्रों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विधि सूत्र, तो आप उन्हें जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान देना नहीं है, बहुत ज़्यादा संस्कृत में एकदम बैठ के और वाचते रहें, मेरा ये नहीं मतलब है। मेरा मतलब ये है कि जितने भी प्रारंभिक छात्र हैं, जितने भी प्रारंभिक पढ़ने वाले छात्र हैं, वे सभी आसान और सरल भाषा को सुन करके उसको ग्रहण कर पाएँ, आसानी से ग्रहण कर पाएँ। और इतनी आवश्यकता भी नहीं है कि भाई हर एक संस्कृत के श्लोक याद करते जा रहे हैं, या जो कुछ भी परिभाषा है उन सबको संस्कृत के श्लोकों से ही याद कर रहे हैं आप। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जितने भी छात्र हैं जो प्रारंभ रूप में पढ़ रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं अभी, जिनको पूर्व बहुत अच्छी संस्कृत शिक्षा नहीं मिली है, वे भी इसको समझ पाएँ और ग्रहण कर पाएँ। तो दूसरा हमारा सूत्र है कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत, वह है वासरूपो। पहले मैं इसका टाइप लिख देता हूँ, वह है परिभाषा वासरूपो स्त्रियां। यहाँ पे अ है, अवग्रह, ये भी अवग्रह है, ये भी अवग्रह है, तो इसको ड मत समझ लीजिएगा। वासरूपो स्त्रियां, ऐसे। ये जो है वह अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का, 94वां सूत्र है। पिछला वाला था तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र, और यह जो है वो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 94वां सूत्र है। इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं, हमें लगभग तीन ही मिल रहे हैं, 3 पद हमें प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? तो देखिए, ये है वा, और यहाँ से अवग्रह जो है वो अ को धारण करता है, तो असरूपो, और यहाँ से अस्त्रियां। इन तीनों को देखेंगे तो हम यहाँ पर अब उसका पद विच्छेद कर लेते हैं। पद विच्छेद, तो एक हो जाएगा वा, दूसरा हो जाएगा असरूपो, तो ये हो जाएगा असरूपः, और फिर अगला क्या हो जाएगा? अस्त्रियां। अब एक और चीज देखना है भाई, पद विच्छेद में ये जो वा है वो क्या है? वह एक अव्यय है, ठीक है, यह एक अव्यय है, जिसको आप देखेंगे तो किसी पुस्तक में इतव्यय पदम करके लिखा होगा, तो वह एक अव्यय है। असरूपः जो है वो प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा एक वचन। अस्त्रियां जो है सप्तमी एक वचन। असरूपः अस्त्रियां, असरूपः अस्त्रियां। अब एक और चीज है, पिछले वाले में जैसे कि हमने देखा था कि अनुवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर भी कुछ न कुछ किसी चीज की अनुवृत्ति होगी, या तो उसको धारण करते हैं। पहले हम बताते हैं अनुवृत्ति, किस चीज की अनुवृत्ति हो रही है? तो यहाँ पर तत्र की अनुवृत्ति हो रही है, तत्र की। तत्र किस सूत्र से तत्र की अनुवृत्ति हो रही है?
वहां तो पूरा का पूरा सूत्र ही था, प्रत्यय और परश्च, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तत्र कोई सूत्र तो है नहीं, ये तो कोई पद है, तो ये सूत्र कहाँ से आया, अरे ये पद कहाँ से आया, किसी न किसी सूत्र से आएगा। तो उस सूत्र का नाम है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तत्र जो है वो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से आया है। यहाँ पे तत्र आपको दिख रहा होगा, यह एक सूत्र है, उसी से आया है यह। और यह भी क्या है, एक अव्यय है। क्या है, अव्यय। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, वा, इसमें से वा, असरूपः और अस्त्रियाम, और उसके बाद तत्र पिछले वाले सूत्रों से अनुवृत्त किया गया है। तो तत्रोपपदम से तत्र अनुवृत्त किया गया है, और यह भी एक अव्यय है, यह वा भी अव्यय है। असरूपः में प्रथमा एक वचन है, अस्त्रियाम में सप्तमी एक वचन है। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या होगा, तो यहां से आप मिलाइए अर्थ। सबसे पहले जब आप इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि उत्सर्गस्य बाधकः, यहां पर मैं लिख देता हूं, उत्सर्गस्य, ठीक है। यह एक शब्द है, ठीक है, या दो शब्द हैं। तो आप देखेंगे तो इस पर ज्यादा जोर दिया गया होगा, व्याकरण की पुस्तक में आप देखेंगे तो मैं उसका अर्थ भी स्पष्ट करूंगा अभी यहाँ पे ही। तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, तत्र तत्र असरूपः अस्त्रियाम, तत्र असरूपः वा, ठीक है। इन तीनों को पहले ले लेते हैं। तो तत्र कहने का मतलब क्या है कि वहां, तत्र से वहां की संज्ञा, तत्र से वहां का अर्थ आ रहा है। वहां कहाँ पे भाई, तो जो हमने पहले पढ़ा, इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा वो सूत्र था धातोः, ठीक है ना। उस धातोः के बारे में ही कह रहा है कि तत्र, वहां पर, तत्र वहां पर जितने भी, मतलब उसके अधिकार में, उसके अधिकार में। तो यहां से हम ले लेंगे वहां, अर्थात धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, जितने भी प्रत्यय, यदि वे जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उनमें से असरूपो, असरूपः और वा, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं, असरूपः और वा। असरूपः क्या है, तो असरूपः वह है जिसका रूप समान नहीं है। अब इसको संस्कृत की भाषा में देखें तो समानः रूपः इति असरूपः और न स्वरूपः इति असरूपः, ठीक है। मतलब जिनका रूप समान है वो स्वरूप है, और जिनका रूप समान नहीं है, जिनका रूप समान नहीं है वे क्या है, असरूप हैं। तो रूप समान होने से क्या अर्थ है, यहाँ पर मैं इसको आगे बताता हूँ। आप रूप समान होने से क्या अर्थ है, उससे पहले हम अर्थ कर लेते हैं। जितने भी असमान रूप वाले अपवाद और उपसर्ग प्रत्यय हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपवाद और उत्सर्ग क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले। अपवाद और उत्सर्ग, क्योंकि अर्थ में यही आएगा। तो अपवाद और उत्सर्ग, देखिए अपवाद का अर्थ है, अपवाद से यहां पर अर्थ है कि जो विशेष है, ठीक है। और उत्सर्ग से अर्थ क्या है, जो सामान्य है। जो विशेष है वो अपवाद और जो सामान्य है वो उत्सर्ग। अब समझेंगे कैसे, उत्सर्ग प्रत्यय और अपवाद प्रत्यय क्या है। तो देखिए यहां पर शायद आप लोग को दिख रहा होगा, अपवाद प्रत्यय वे हुए, जैसे मैं यदि दो सेंटेंसेस ले लूं कि पूरे बीएचयू में मिठाई बंटवाओ, ठीक है, कि बीएचयू में मिठाई बंटवाओ, और मैं अगला सेंटेंस कह दूं कि कला संकाय में मगदर के लड्डू बंटवाओ, ठीक है। मुगदर क्या होता है, वो मुगदर होता है, मगदर होता है। मुगदर को छोड़िए, बूंदी के लड्डू बंटवाओ। तो एक तो हो गया मिठाई और दूसरा हो गया बूंदी के लड्डू। दो चीज हो गया ना, एक हो गया मिठाई और दूसरा हो गया बूंदी के लड्डू। अब मिठाई जो है वो मैं कह दूं कि पूरे बीएचयू में बंटवाओ मिठाई, और दूसरा मैं कह दूं कि कला संकाय को बूंदी के लड्डू दो। तो बूंदी के लड्डू जो है वो पहले वाले का विशेष रूप है कि नहीं है, है तो वही मिठाई है। बीएचयू में मिठाई बंटवाई जाएगी तो भाई यहाँ भी कला संकाय में भी मिठाई तो बंटवाई जा रही है ना, कला संकाय में मिठाई बंटवाई जा रही है, पूरे बीएचयू में मिठाई बंटवाई जा रही है, किंतु कला संकाय में बूंदी के लड्डू वाली मिठाई बंटवाई जा रही है। ये विशेष हो गया और वो सामान्य हो गया। कैसे, तो वो सभी लोगों को मिल रहा है, सभी लोगों पर उसका वो है। और ये क्या है,
यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि भाई कला संकाय वालों को बूंदी के लड्डू मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से अपवाद और उत्सर्ग क्या हो गया, अपवाद और उत्सर्ग केवल प्रत्यय ही नहीं होते, सूत्र भी होते हैं। जैसे कि यदि आगे आप 2-3 सूत्रों के पश्चात आप देखेंगे तो आपको उत्सर्ग मिलेंगे, उत्सर्ग प्रत्यय और अपवाद प्रत्यय समान रूप से मिलेंगे, जल्दी ही आपको समझ में आने वाला है। तो अपवाद सूत्र क्या है, विशेष है, और उत्सर्ग क्या है, सामान्य है। ठीक है, तो उत्सर्ग से बाधक, उत्सर्ग का बाधक, उत्सर्ग से बाधक। अब हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, तो यहां पर तत्र कह देने से धातोः के अधिकार में जो जो प्रत्यय कहे गए हैं, जो जो प्रत्यय कहे गए हैं, वे सभी असरूप होने पर अपवाद के स्थान पर, या अपवाद प्रत्यय को क्या हो, उत्सर्ग प्रत्यय हो। ठीक है, उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हो, ऐसे करके ये सूत्र है। विकल्प से कहने का मतलब क्या है, वा से अर्थ है विकल्प होने का, और असरूप का मतलब क्या है, न समान इति, न स्वरूप इति असरूप, तो जो समान नहीं है, और इसका क्या हो गया, विकल्प, और इसका क्या है, समान नहीं है। तो अस्त्रियाम का अर्थ है, अस्त्रियाम से मतलब यहां पर ये है कि ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने कहा है, वे देखिए पहले यहां पे अ लगा हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया स्त्री, और अ लगा दिए तो अस्त्री, मतलब जो स्त्री नहीं है, और याम क्या हो गया, तो तस्याम मतलब अस्त्रियाम, मतलब उसका अस्त्रियाम, इसका क्या हो जाएगा, अस्त्रियाम। तो अस्त्रियाम कह देने से मतलब क्या है, यहां पर अर्थ ये है कि जितने भी स्त्री प्रत्यय कहे जाएंगे आगे, इसी में तृतीय अध्याय में ही आपको स्त्री प्रत्यय भी मिलेंगे, तो उन स्त्री प्रत्ययों में यह बात लागू नहीं होगी, या स्त्री प्रत्ययों को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय वहां पे कहे गए हैं, अर्थात धातुओं के अधिकार में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, वे सभी असमान रूप वाले अपवाद प्रत्यय हों, तो उत्सर्ग विकल्प से हो, मतलब उसकी जगह पर उत्सर्ग विकल्प से हो। ठीक है, इसका कहने का सामान्य अर्थ ये है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि ये और स्पष्ट हो जाए कि धातुओं के अधिकार में जितने भी असरूप या असमान अपवाद प्रत्यय वे असरूप अपवाद प्रत्यय होने पर उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हों। शायद ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो धातुओं के अधिकार में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, वे असरूप अपवाद प्रत्यय होने पर उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हों। अब यहाँ पर विकल्प से कहने का अर्थ ये है कि मैं चाहूँ तो उनको रख भी सकता हूँ और चाहूँ तो ना भी रख सकता हूँ। इसीलिए मैं शुरू में आपको जब कृदंत प्रकरण ये हेडिंग लिखी थी मैंने, तो कहा था कि आप चाहें तो तिंगंत प्रत्ययों के जगह पर आप कृदंत प्रत्ययों को रख सकते हैं, कृतों को रख सकते हैं, और कृतों को रख करके व्याकरण में और अधिक अलंकारिता ला सकते हैं और अधिक सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप चाहें तो, ठीक है, और इसलिए वहां पर आया है विकल्प से। ठीक है ना, तो धातुओं के अधिकार में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, वे असरूप अपवाद प्रत्यय होने पर उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हों। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। अब एक और चीज समझिए, असरूप आखिर है क्या, असरूप आखिर है क्या? तो असरूप वह है, असरूप होने का अर्थ यह है कि जैसे कोई भी प्रत्यय असरूप कब होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, एक अन्य प्रत्यय है ड़त प्रत्यय है। ठीक है, ये दो प्रत्यय हैं और एक और प्रत्यय है तव्यत हो गया। इन तीनों को ले लीजिए, तीन प्रत्यय हैं। ठीक है, शायद यहां पर स्पष्ट नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यत, ड़यत और तव्यत, ये तीन प्रत्यय हैं। ठीक है, अब असरूप और स्वरूप क्या है इनमें, तो देखिए जब हम इनका अनुबंध लोप करेंगे, असरूप जब भी हम फाइंड करेंगे, पता करेंगे, तो हम सबसे पहले अनुबंध लोप करेंगे, प्रत्ययों का अनुबंध लोप। आप पीछे पढ़ चुके हैं, जब आप रूप सिद्धि कर रहे थे तो उस समय आप कई प्रकार के
अनुबंध लोप कर रहे थे और अनुबंध लोप करने के पश्चात उन प्रत्ययों का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ भी हम पहले अनुबंध लोप कर लेंगे, यहाँ पे पहले अनुबंध लोप कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि वे अस्वरूप हैं या स्वरूप हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो इसका जब अनुबंध लोप करेंगे तो हमें यह मिलेगा। ठीक है, इसका करेंगे तो यह मिलेगा, इसका करेंगे तो तब यह मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये दोनों सेम सेम हैं, लेकिन ये दोनों सेम सेम नहीं है और ये दोनों भी सेम सेम नहीं है, तो इन दोनों प्रत्ययों को कहा जाएगा कि ये दोनों प्रत्यय अस्वरूप हो जाएंगे, लेकिन ये जो दोनों प्रत्यय हैं वो हो जाएंगे स्वरूप, और ये हो जाएगा अस्वरूप। इसको और अच्छे से हम समझेंगे, पहले हम उदाहरण लेकर के हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यदि मैं कह दूं, इसको अगर आप नोट कर लिए हैं तो इसको मैं हटा दूं। इस सूत्र से, ये एक सूत्र है, आगे आपको प्राप्त होगा। इस सूत्र से हमें 3 प्रत्यय मिलते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? तो तव्यत, तव्य और अनियर। ठीक है, अनियर हलंत है। तो तव्यत, तव्यानियर सूत्र से 3 प्रत्यय मिलते हैं, तव्यत, तव्य और अनियर। और एक और सूत्र है अचो यत। ठीक है, इस सूत्र से हमें एक प्रत्यय मिलता है, एक कोई प्रत्यय नहीं, यत प्रत्यय मिलता है। ठीक है, संख्या में बोल रहा था, तो यत प्रत्यय हमें प्राप्त होता है। अब ये जो यत प्रत्यय है उसका और इन सब प्रत्ययों का हम क्या करेंगे? सबसे पहले अनुबंध लो, जिससे तब जाकर के हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन समान है, मतलब कौन स्वरूप है और कौन अस्वरूप है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं के आधार पर, जैसे कि चेयम हो गया। चेयम जो है वो यत प्रत्यय का प्रयोग करके बना है। चेयम किसका प्रयोग करके बना है? यत प्रत्यय का। चेयम यत प्रत्यय का प्रयोग करके बना है। किंतु एक और सूत्र है तव्यत, तव्यानियरः, तव्यत, तव्य और अनियर और अचोयत। अब तव्यत, तव्यानियरः जो सूत्र है इसका अर्थ होता है, ये धातोः जो सूत्र है उसी के अधिकार में ये पढ़ा गया है, और ये वाला जो सूत्र है वो भी धातोः के अधिकार में ही पढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि धातोः के बाद ये सूत्र आता है तृतीय अध्याय की समाप्ति से पहले। ये दोनों सूत्र धातोः के अधिकार में है। तो तव्यत, तव्यानियरः इसका अर्थ होता है कि धातु से परे, सामान्य रूप से धातु से परे तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय हो। ठीक है, इसका अर्थ होता है ये। और इसका अर्थ होता है अचोयत का अर्थ होता है कि अच जो हैं, जितने भी अच हैं, ठीक है, मतलब अजंत वाले जितने भी अच नहीं, अजंत वाले, अजंत धातु से परे यत प्रत्यय हो। इसका अर्थ ये हो गया और इसका अर्थ ये हो गया। अजंत धातु से परे यत प्रत्यय हो, ध्यान दीजिएगा, अजंत धातु से परे, अजंत धातु के बाद, अजंत धातु के बाद यत। और इसमें ही क्या कह रहा है कि धातु के बाद ये सब। तो एक तो धातु के बाद है, अब उसमें अजंत, हलंत सब आ जाएंगे। धातु के बाद कहने का मतलब क्या है कि अजंत वाले धातु भी आ जाएंगे, हलंत वाले भी धातु आ जाएंगे। कैसे? तो अजंत कहने का मतलब यह है कि अच जिनके अंत में है, अच जिनके अंत में है। हलंत कहने का मतलब क्या है कि हल जिनके अंत में है। अच बोले तो स्वर जिनके अंत में है, और हल बोले तो व्यंजन जिनके अंत में है। ठीक है, तो ऐसे धातु, तो अजंत वाले भी आ जाएंगे और हलंत वाले भी आ जाएंगे इस सेंटेंस में। लेकिन अब यहाँ पे विशेष रूप से कह दिया कि भैया अजंत धातु के बाद यत प्रत्यय आए। अजंत धातु के बाद कौन सा प्रत्यय आए? यत प्रत्यय आए। तो ये हो जाएगा आपका विशेष, ये हो जाएगा सामान्य। ये कौन सा हो जाएगा? सामान्य। और यह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अब ये मैंने पहचान कैसे करी सामान्य और विशेष की? इसको बोलेंगे सामान्य को उत्सर्ग और इसको बोलेंगे अपवाद। ठीक है, मैंने पहचान कैसे करी? तो मैंने 2 सूत्रों को लिया जिनका अर्थ मुझे पता था, 2 सूत्रों को, और उनमें से हमें कुछ प्रत्यय मिल रहे थे। उन प्रत्ययों को लिया और देखा कि कौन किसके अंडर में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सामान्य जो है, सामान्य के अंडर में अपवाद वाला आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मिठाई जो है वो बूंदी की लड्डू है, बूंदी की लड्डू एक मिठाई है और मिठाई पूरा का पूरा चीज आ जाएगा। समझ गए ना? तो इस प्रकार से सामान्य है और इस प्रकार से विशेष है। तो अचोयत कहता है कि अजंत धातु के बाद यत आए, और तव्यत, तव्यानियरः कहता है कि धातु के बाद तव्यत, तव्य और अनियर, ये 3 प्रत्यय आए। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, चेयम एक शब्द है, चेयम बना है यत से, चेयम में यत प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसको हम समझेंगे आगे, इसकी रूप सिद्धि हम करेंगे। तो चेयम यत से बना है, इस सूत्र का प्रयोग से जो हमें प्रत्यय मिला है उससे बना है चेयम। अब हम पता करेंगे कि हमें उत्सर्ग प्रत्यय मिल गया, अपवाद प्रत्यय मिल गया, दोनों मिल गए दोनों। अब इन दोनों का हम पता करेंगे कि क्या ये स्वरूप हैं या अस्वरूप हैं। अगर ये स्वरूप रहेंगे तो हम इस जो हमने ये वा स्वरूप अस्त्रियाम वाला सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ये अस्वरूप रहेंगे तो हम प्रयोग कर पाएंगे। चलिए हम करते हैं। तो चेयम जो है यत, इस पे हम करते हैं काम। यत है यहाँ पर और ये तब्यत है, यह तब्य है, यह अनियर है। यत का जब अनुबंध लोप करेंगे तो हमें मिलेगा य, क्या मिलेगा य। और तब्यत, तब्य और अनियर, तब्यत का करेंगे तो तब्य मिलेगा, तब्य का करेंगे तो तब्य मिलेगा, अनियर का करेंगे तो अनीय मिलेगा। हमें ये तीन अनुबंध लोप करने के पश्चात मिलते हैं और ये एक अनुबंध लोप करने के पश्चात। अब आप मिलान करिए, तब्यत, तब्य और अय, क्या ये दोनों समान हैं? नहीं है ना। तब्य और य, क्या ये दोनों समान है? नहीं है। अनीय और य, क्या ये दोनों समान है? नहीं। तो यहाँ पर सामान्य प्रत्यय और विशेष प्रत्यय ये दोनों समान नहीं है, ये एक दूसरे से समान नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? अस्वरूप हो जाएंगे। और जैसे ही अस्वरूप होंगे, जैसे ही अस्वरूप होंगे, हम यत के जगह पर विकल्प से, मतलब मेरी इच्छा होगी तो मैं क्या करूंगा, इन प्रत्ययों को ला लूंगा। तो यत के जगह पर हम तब्यत, यत के जगह पर मैं तब्यत, तब्य, तब्यत, तब्य और अनियर, इन तीनों को ला सकता हूं। तब मेरा ये फॉर्म बनेगा चेतव्यम। दूसरा अगर इसको लाएंगे तो क्या बनेगा? इसका भी चेतव्यम ही होगा। इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, केवल स्वरित का अंतर होता है। और अनियर, अनियर क्या हो जाएगा यहां पर? तो चयनियम, अनियर लाएंगे तो अब मैं चेयम की जगह पर इन तीनों का प्रयोग आराम से कर सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कहें तो एक बार और समझा दें। अपवाद होता है विशेष, उत्सर्ग होता है सामान्य, अस्वरूप क्या होता है? तो अस्वरूप वह है जब हम, अस्वरूप प्रत्यय वह होता है जब प्रत्यय का हम अनुबंध लोप कर देते हैं, अर्थात इत संज्ञा इत्यादि करके, तस्य लोप करके, जिन जिन पदों की, जिन जिन शब्दों की लोप का लोप, सॉरी, जिन जिन अक्षरों का लोप करना होता है उनको हम लोप कर देते हैं। और तब जाकर के विशुद्ध रूप जो हमें प्राप्त होता है किसी प्रत्यय का, वह होता है वह होता है विशुद्ध रूप, ठीक है, अनुबंध लोप करने के पश्चात वाला रूप। और फिर उनको हम मिलाते हैं, दो प्रत्ययों को मिलाते हैं और पता करते हैं कि क्या वे स्वरूप हैं, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, या अस्वरूप हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि अस्वरूप है वे, ठीक है। तब जाकर के फिर हम सामान्य और, अच्छा, ये सामान्य प्रत्यय और विशेष प्रत्यय क्या हुआ, या उत्सर्ग प्रत्यय और अपवाद प्रत्यय क्या हुआ? तो सामान्य वह है जो सब पे एप्लीकेबल हो, ठीक है, मतलब जो किसी विशेष चीज पर एप्लीकेबल हो, किसी विशेष चीज पर नहीं, किसी समुदाय पर एप्लीकेबल हो, ठीक है। और विशेष क्या हो गया? उसी समुदाय के भीतर, उसी समुदाय के भीतर किसी विशेष कोष्ठ के लिए, या किसी विशेष समुदाय विशेष के लिए, मतलब समुदाय के अंदर किसी विशेष पर्टिकुलर जगह पर, या यूं कहिए कि गुण रखने वाले, उन विशेष गुण रखने वाले चीजों पर लागू हो रहा हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा विशेष और ये हो जाएगा सामान्य। सामान्य के अंतर्गत विशेष आता है, ठीक है। और जब हम पता कर लेंगे, पता कैसे करेंगे? तो दो सूत्रों को रखेंगे, उन दो सूत्रों में पता करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन सामान्य है, कौन विशेष है, ठीक है। और अगर मुझे कोई शब्द मिल गया, जैसे कि चेयम हो गया, ये जेयम टाइप का शब्द हो गया, चेयम हो गया या जेयम हो गया, तो इस प्रकार के शब्दों में देखेंगे तो यत आया है, ठीक है, यत आया है। अब हम पता करेंगे कि भाई यत किसका सामान्य, किसका विशेष है, किसका अपवाद है। तो किसका अपवाद है भाई? तब्य, तब्य, अनियर, इस सूत्र का अपवाद है। और हम देखेंगे कि तब्यत, तब्य और अनियर और यत, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अस्वरूप हैं, अर्थात अनुबंध लोप करने के पश्चात पता करेंगे तो देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अस्वरूप हैं। और जैसे ये अस्वरूप निकलेंगे वैसे ही हम यत के जगह पर तब्यत, तब्य और अनियर, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं अपने अनुसार। इच्छा होगी तो लगाएंगे, न होगी तो न लगाएंगे, ठीक है।
अब एक और चीज, तो इस सूत्र को, कौन सा सूत्र था वो, वासरूपो स्त्रियाम, वासरूपो स्त्रियाम, इस सूत्र को लागू करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इसको एक बार और फिर से बता देता हूं। तो पहला तो वो धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया हो, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला, वह धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया हो, धातु सूत्र के। दूसरा यह कि जो प्रत्यय हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि ये धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया, ये धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया है, ये दोनों धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं। जो प्रत्यय हमें प्राप्त हो रहे हैं या जिन प्रत्ययों को मुझे विकल्प से हटाना है या रखना है, वे सभी प्रत्यय मतलब क्या हो, असरूप हो, असरूप। यह एक क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि उत्सर्ग और अपवाद हो, ठीक है, उत्सर्ग और अपवाद। तीसरा क्या है कि विशेष सामान्य का विशेष हो, विशेष में हमें मिले, कम से कम उत्सर्ग और अपवाद होनी चाहिए, तब जाकर के ये पूरा होगा। तो हमें तीन चीज मिल गए। एक तो ये कि भैया धातुओं के अधिकार में वे सूत्र पढ़े गए हो जिनसे हमें जो प्रत्यय मिल रहे हैं, जो एक्सचेंज करने हैं, वे प्रत्यय हमें मिल रहे हैं, धातुओं के अधिकार में हो। दूसरा, वे असरूप हो, अर्थात जिन प्रत्ययों को मुझे चेंज करना है, जैसे सामान्य और विशेष प्रत्ययों में से हमें हटाना है, ठीक है, यत के जगह पर हमें सामान्य को लाना है। और हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम अपवाद के जगह पर सामान्य को लाएंगे, ठीक है, हमेशा हम सामान्य की जगह पर अपवाद को लाएंगे। ऐसा सामान्य के जगह पर, सॉरी, अपवाद के जगह पर सामान्य को लाएंगे, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, धातुओं के अधिकार में जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वे असरूप अपवाद प्रत्यय होने पर उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हो, ठीक है। वे असरूप अपवाद प्रत्यय, यहाँ पर थोड़ा सा ये है, ये दोनों असरूप होंगे, इन दोनों में असरूप फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो असरूप होने पर अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प, अपवाद प्रत्यय के जगह पर उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हो। यहाँ पर असरूप होने पर यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, असरूप होने पर अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय विकल्प से हो। अपवाद प्रत्यय को बाद में कर लीजिएगा, होने पर को पहले कर लीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अर्थ। अब ये अर्थ शुद्ध है, सही अर्थ है। तो अच्छा, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चेयम है, तो चेयम का हमने लिया, तो जेयम किससे बना है, तो जेयम भी यत से ही बना है, यत प्रत्यय से ही बना है, ठीक है। तो देखेंगे तो अचो यत एक विशेष या अपवाद सूत्र है, किसका, तो तव्य तव्यानियरः सूत्र का अपवाद सूत्र है, या फिर तव्य तव्यानियरः से जो जितने भी प्रत्यय हमें प्राप्त होते हैं, तव्य तव्य और अनियर, उन सब का अपवाद अचो यत से ये जो मिला है यत प्रत्यय वो है, ठीक है। तो यत के जगह पर हम उत्सर्ग प्रत्यय करेंगे, तो उत्सर्ग प्रत्यय कौन होगा, तव्य तव्य और अनियर, इन तीनों में से कोई भी। तो चेयम के जगह पर, सॉरी, जेयम के जगह पर जे तव्यम बन जाएगा, जे तव्यम बनेगा, और जे तव्यम ही बनेगा, तव्य लाएंगे तो जे तव्यम ही बनेगा, और जय अनियर लाएंगे तो जयनियम हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल तो दे सकता हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसको मिटाइए, उदाहरण लिखिए। जैसे ये तो तव्य तव्यानियरः था, एक और सूत्र अगर हो जाए, जैसे कि एक तव्य तव्यानियरः हो गया, दूसरा मैं लिख देता हूं तव्य तव्यानियरः, ठीक है, एक ये हो गया, और इससे हमें तीन मिलेंगे। एक और सूत्र मान लीजिए कि री हलोर्ड यात हो गया, री हलोर्ड यात, ये हो गया। तो इसको, इससे हमें ऋयत प्रत्यय मिलता है। कौन सा प्रत्यय मिलता है, ऋयत प्रत्यय। तो ये कहता है भैया कि जिसके अंत में री हो, मतलब ऐसा धातु जिसके अंत में री हो या हल हो, उसके यहाँ ऋयत प्रत्यय आए। तो देख रहे हैं ना कि ये कह रहा है कि भाई सभी धातुओं के पीछे तव्यत और तव्य और अनियर प्रत्यय आए, लेकिन इसमें कह रहा है कि वे जिनके अंत में री है, जिनके अंत में हल है, वे सब क्या हो, उनके अंत में ऋयत प्रत्यय है, उनके बाद ऋयत प्रत्यय है। तो आपको देख करके ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यह एक उत्सर्ग प्रत्यय है, अरे सॉरी, यह एक अपवाद प्रत्यय है, अपवाद, ठीक है ना, और यह एक सामान्य प्रत्यय है। देखकर ही स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं।
तो क्या करेंगे, यदि किसी में ऋत प्रत्यय लगा हो, किसी कोई ऐसा शब्द जिसमें ऋत प्रत्यय लगा हो, तो हम उस ऋत की जगह पर तव्यत, तव्य या अनियर ला सकते हैं। जैसे कि इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल देख लूँ इसमें, तो कार्यम हो गया, ठीक है, कार्यम हो गया, कार्यम एक उदाहरण हो गया, कार्यम जिसमें ऋत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें ऋत प्रत्यय है, कार्यम हो गया। तो कार्यम में देखेंगे कि ऋत और तव्यत इन दोनों का क्या है, ये सामान्य और अपवाद तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये स्वरूप है या असरूप है? ये दोनों धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं, ये पहले ही मैं बता दूं कि ये दोनों धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं। दूसरा क्या देखना है कि क्या ये दोनों, मतलब दूसरा क्या देखना है कि ये दोनों सामान्य और अपवाद हैं, सामान्य अपवाद है भाई। क्या ये दोनों असरूप हैं, ऋत और तव्यत? इसमें पता करो भाई, यहाँ पे यह होगा, यहाँ पे तव्य हो जाएगा, यहाँ पे तव्य हो जाएगा, यहाँ पे अनीय हो जाएगा, होगा ना जब अनुबंध लोप करेंगे तो देखिए क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो इसलिए हम इनके जगह पर, अर्थात ऋत के जगह पर तव्यत, तव्य और अनियर, इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ऋत की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्तव्य, कर्तव्यम, तव्यत लगाने पर तव्यत, तव्य लगाने पर, और अनियर लगाने पर। तो तव्यत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्तव्यम, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, कर्तव्यम, और इसका क्या हो जाएगा, करणीयम, ठीक है, अनियर लगाने पर करणीयम ये हो जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या और भी एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यदि अचूयत है एक सूत्र, मैं यहीं पे तव्यत, तव्य, अनियर की जगह पर अचूयत ले लूं, अचूयत जो मैं पहले लिया था। अचूयत क्या कहता है? अचूयत कहता है कि अच से परे, अच से परे क्या आए, सॉरी, अजंत, अजंत धातु से परे यत प्रत्यय आए, इससे हमें यत मिलता है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अजंत धातु से परे यत प्रत्यय आए। यहां भी री है, री एक अच है कि नहीं है, री अच है, ठीक है, कोई नहीं। तो री के पश्चात जब आप चेक करेंगे, री के पश्चात जब आप चेक करेंगे, यहाँ पर री हलो रियात कहने का मतलब यह है कि ऋत प्रत्यय आए, री से परे ऋत प्रत्यय आए। री जिनके अंत में हो, ऐसा धातु री जिनके अंत में हो, उनके परे ऋत प्रत्यय आए। तो आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि अच कह रहा है, मतलब पूरा कह रहा है, ठीक है, पूरा अच, लेकिन यहाँ पर किसी विशेष अच के लिए ऋत प्रत्यय का विधान कर रहा है, तो ये विशेष हो जाएगा। विशेष कहने का मतलब अपवाद, और ये हो जाएगा सामान्य। सामान्य बोले तो सबके लिए, मतलब जितने भी अच हैं उन सबके लिए यत प्रत्यय का विधान कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सामान्य। सामान्य बोले तो उत्सर्ग, और ये विशेष। अब यदि मुझे कोई अपवाद वाला दिया हो, ऋत वाला दिया हो, ऐसा शब्द जिसमें ऋत हो, जैसे कि कार्यम है, इसमें ऋत है, तो हम यत प्रत्यय प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये दोनों सूत्र धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हों, जब ये दोनों सूत्र, एक उत्सर्ग हो दूसरा अपवाद हो, जब इन दोनों सूत्रों में असरूप, मतलब असमानता हो, असरूप हो ये दोनों सूत्र, तो हम पता करेंगे भाई ये असरूप है कि नहीं है, तभी तो यहाँ पर यत प्रत्यय यूज करेंगे, यत प्रत्यय की जगह पे यत प्रत्यय यूज करेंगे। तो पहले हम पता करते हैं असरूप जानने के लिए अनुबंध लोप, अनुबंध लोप करेंगे इसका तो यह मिलेगा, इसका करेंगे तो भी यह मिलेगा। अब ये देखो ये दोनों समान हो गए, ये दोनों समान हो गए, तो ये असरूप है क्या? नहीं, इसको बोलेंगे कि स्वरूपः, ये दोनों स्वरूप हैं। तो क्या हम इस सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऋत प्रत्यय की जगह पर यत प्रत्यय नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहें तो एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि री हलोड़ याद का हो गया और एक पोर्दु पदार्थ का हो गया। पोर्दु पदार्थ, पोर्दु पदार्थ, ठीक है, पोर्दु पदार्थ से हमें मिलता है यत। मैंने अभी देखा नहीं है, यदि आप चेकआउट करें तो, चेक करें तो अगर आपको मिले तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं तरीका बता देता हूं। अगर इससे यत प्रत्यय मिल रहा है तो हम पहले चेक करेंगे कि ये किन किन पर लागू हो रहा है पोर्दु पदार्थ। ठीक है, हालांकि ये उत्सर्ग अपवाद प्रत्यय है और ये उत्सर्ग प्रत्यय है।
अपवाद अब आप इसका अर्थ चेक कर लीजिएगा एक बार, ऊर्ध्वपदार्थ का अर्थ क्या आता है, किन किन जगहों पे ये लगेगा। तो यत प्रत्यय जो है वो अपवाद है और ये ड़त प्रत्यय उत्सर्ग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुबंध लोप करेंगे। ये दोनों धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं। इन दोनों का एक जो है अपवाद है और दूसरा क्या है, उत्सर्ग है। इन दोनों में असरूपता है या नहीं है, इसको पता करते हैं। तो अनुबंध लोप करेंगे तो इसमें यह मिलेगा, इसमें करेंगे तो भी यह मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों स्वरूप हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ड़त प्रत्यय जहां जहां होगा वहां पर हम यह नहीं कर सकते, ये वाला यत प्रत्यय नहीं कर सकते। समझ में आ गया। और अंत में दिया था अस्त्रियाम करके, इस सूत्र में अस्त्रियाम करके दिया था। तो उसका क्या अर्थ होता है, तो मैंने बताया ही था, यहां पर उसको ऐड कर लीजिएगा कि यह बात स्त्री, सॉरी यहां पे तो दिख भी नहीं रहा होगा, यह बात स्त्री प्रत्ययों में लागू नहीं होती। अस्त्रियाम का अर्थ कर लीजिएगा कि यह बात, इसके बाद ऐड करिएगा, ठीक है, अर्थ के बाद थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा कि यह बात स्त्री प्रत्ययों में लागू नहीं होती। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि स्त्रियांक तिन एक प्रत्यय है, स्त्रियांक तिन, स्त्रियांक तिन, तो इससे जो हमें प्राप्त होगा तीन प्रत्यय, वह एक सामान्य प्रत्यय है, सामान्य सूत्र है, लेकिन अप्रत्ययात एक अपवाद सूत्र है। अप्रत्ययात इससे हमें तीन प्रत्यय मिलता है और इससे हमें अप्रत्यय मिलता है। यह एक सामान्य है, यह सामान्य है और यह विशेष है, अपवाद बोले तो, और यह बोले तो उत्सर्ग। तो तीन प्रत्यय, यह एक सामान्य प्रत्यय है और यह एक विशेष प्रत्यय है, लेकिन यह स्त्री प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है। इसलिए हम सबसे पहले तो ये दोनों धातुओं के अधिकार में पढ़े गए, वो तो ठीक है, ये अस्वरूप भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों स्त्री प्रत्यय में पढ़े गए हैं। ये दोनों किस में पढ़े गए हैं, स्त्री प्रत्यय में। इसलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला वा स्वरूप व स्त्री वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। मतलब इसी का लागू करके हम विशेष की जगह पर अपवाद की जगह पर कितिन को नहीं लाएंगे। इसी को फॉलो करके कहने का मतलब ये है। जो भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि समय ज़्यादा ले लिए या बहुत अधिक समझा दिए या कहीं पे समझ नहीं आया या कुछ शब्द छूट गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करिए। अब जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि कैसा रहा वीडियो, क्या चीज़ आपको समझ में आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तब तक मैं क्या ही समस्या का निवारण करूँगा। और शायद मैं, यदि आप लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मैं खुद को सुधार भी ना पाऊँ या पढ़ाने लायक ना बना पाऊँ। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतना सब्र करके देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलते हैं कल या अगले प्रकरण में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतस्य संस्कृति। जय हिंद, जय भारत।